बंद है ना मोबाइल को। जोहार, नमस्कार। बीच बहस में आज हम बात करेंगे जिस पर कि सबसे ज़्यादा चर्चा मीडिया में है, और वह टैरिफ को लेकर के, टैरिफ और तकरार। ये जो टकराहट हो रही है और जो स्थिति बन गई है भारत और अमेरिका संबंध को लेकर के, ये टैरिफ क्या है और टैरिफ लगने से, टैरिफ बढ़ने से क्या नुकसान होगा, टैरिफ क्यों लगता है और क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा कर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर हरेश्वर दयाल जी हैं, जो अर्थशास्त्री हैं और राज्य वित्त आयोग के सदस्य हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं प्रोफेसर शशि चौधरी, जो जेवियर कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक हुआ करते थे, रिटायर्ड हैं। स्वागत है आपका भी। हमारे साथ है डॉक्टर नीलू सिंह, जो पीजी रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं अर्थशास्त्र। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय भास्कर, वरिष्ठ पत्रकार, विभिन्न अखबारों में संपादक रह चुके हैं। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। दयाल साहब, आप ही से मैं शुरू करता हूं कि ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति का टैरिफ को लेकर के बार बार होता है, अभी कल मैं देख रहा था कि अपने ये जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हमारी 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है, 10 से 15% पर बात हुई थी और ये 25 पर लेकर के आ गए हैं। उससे टैरिफ को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा बार बार क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद क्या है उनका, और उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड निगोशिएशंस काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो यह एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट वो बना रहे हैं जिससे कि इंडिया यील्ड कर जाए और वो वहाँ की वस्तुओं के लिए अपने टैरिफ को कम करे या नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस को कम करे। दूसरा, उसको इरिटेशन है कि हम लोग रशिया से जो एनर्जी, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट और जो रक्षा के सौदे हम लोग कर रहे हैं, उनसे जो सामान खरीद रहे हैं रक्षा की सामग्री, उससे भी उनको काफ़ी नाराज़गी है कि वो समझ रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध कर रहा है, जिसमें काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं, और इस तरह का जो पैसा है वो व्यवहार हो रहा है उसके अपने यूक्रेन के युद्ध में। तो वह चाह रहे हैं कि नहीं, आप रशिया से जो व्यापार कर रहे हैं एनर्जी प्रोडक्ट और डिफेंस प्रोडक्ट का, उसको आप कम कीजिए। हाँ प्रोफेसर शशि चौधरी, हम एक चीज़ समझना चाह रहे हैं और अपने दर्शकों को भी समझाना चाह रहे हैं, टैरिफ होता क्या है और टैरिफ के बार बार कहने से, टैरिफ एक शब्द सबके दिमाग में घूम रहा है, लेकिन टैरिफ क्या होता है, क्या लगा देंगे, उससे हमारा क्या नुकसान हो जाएगा, ये हम अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं। धन्यवाद। टैरिफ बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रेड का एक महत्वपूर्ण एक ये है, टूल है, जिसके माध्यम से आप आयात को आप कम कर सकते हैं। तो फर्ज करिए कि हम किसी देश से कोई सामान मंगाते हैं और हमें लगता है कि हम उसको कम करना चाहते हैं, तो हम उस पर यदि कुछ शुल्क लगाते हैं, उसको प्रशुल्क बोलते हैं। प्रशुल्क लगाने से वो सामान जो है कुछ महंगा हो जाएगा। तो जो हमारे क्रेता हैं, हमारे देश के जो क्रेता हैं, वो खरीदने से उसको हिचकेंगे, कम खरीदने का प्रयास करेंगे। तो टैरिफ एक हम लोग कहते हैं कि इसको इंटरनेशनल ट्रेड का एक्सपोर्ट में भी हम लगा सकते हैं। नहीं, आप मंगा तो इसलिए रहे हैं कि आपको ज़रूरत है उसकी, तभी तो मंगा रहे हैं। जैसे हमारे आम जो है, आपने नहीं खोलने दिए वहाँ पर बॉक्स, उसका लौटा दिया, क्या हुआ नहीं हुआ वो अलग किस्सा है। तो आपको जरूरत है, चूँकि आपके यहाँ अगर आम होता तो हमसे आम नहीं मंगाते, आपके यहाँ उतना कपड़ा होता तो हमसे नहीं मंगाते, आपके यहाँ उतनी मेडिसिन होती तो हमसे नहीं मंगा इसीलिए रहे हैं कि आपके यहाँ वो चीज़ नहीं है, तब भी आप उस पर शुल्क बढ़ाना चाहते हैं। शुल्क बढ़ा करके अपने ही लोगों को उसका नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये थोड़ी थ्योरी हमको समझ में नहीं आ रही। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। यदि हम इसको 2 रूप में ले सकते हैं, हमारी आवश्यकता है, जैसे मान लिया जाए कि तेल की आवश्यकता हमको है, तो अब निश्चित रूप से उसमें हम तेल पर शुल्क लगाने का प्रक्रिया को नहीं लगाना चाहेंगे। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि हमें लगता है कि ओवर द ईयर्स शायद उसका उतना डिमांड जो हो रहा है नहीं होना चाहिए, तो कैसे उसको कम किया जाए, तो हम उस पर प्रशुल्क लगाते हैं यदि, तो वो कम हो सकता है। दूसरी बात इसमें यह है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि आयात निर्यात दोनों का समीकरण क्या है।
जहाँ तक यूएसए का बात है, इंडिया के साथ में उसका ट्रेड डेफिसिट चल रहा है करीब करीब 45 बिलियन डॉलर का। तो उसको पता है कि ये डेफिसिट को हम कैसे कम करेंगे। इंडिया का ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है अमेरिका की तुलना में, तो कहीं कि उसको लगता है कि इंडिया फास्टर ग्रोथ इकॉनमी है और इसके यहाँ से इंपोर्ट हमारा घट नहीं रहा है हमारे देश में, तो इसको हम जब तक कम नहीं करेंगे तो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो घटेगा नहीं, मतलब उसका जो गैप है कम नहीं होगा। तो एक ये इसका जो हम समझ पा रहे हैं एक मुख्य कारण यही है। आम की जहाँ तक बात है, कुछ ना कुछ अपना वो अभी जो नए राष्ट्रपति अमेरिका के आए हैं कुछ अपना बॉसिज्म दिखाना चाहते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड। वो चाहते हैं कि हमारा दबदबा कायम रहे, तो इंडिया के बारे में उनको लगता है कि शायद उनकी बात नज़रअंदाज करता है, तो वो अपना एक तरह से धौंस दिखाते हैं। तो रोज़ कहते हैं प्रधानमंत्री मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, भारत हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, और उसके बाद भी ये कर रहे हैं समझ। तो हम आपके पास लौटते हैं जी। डॉक्टर नीलू सिंह, हमारा लगभग 18,000 बिलियन डॉलर का वहाँ से बिजनेस अभी तक, जो मेरी जानकारी, आप ज़्यादा बेहतर उसको करेक्ट कर सकती हैं, वो है। उससे वहाँ जो चीज़ें जाती हैं, कोई भी अपने चीज़ को पुश नहीं करता है। वहाँ की जो नीड्स है उसके हिसाब से नीड और सप्लाई बेस्ड रहता है। नीड है तो सप्लाई है, नीड खत्म हो जाए कोई क्यों लेगा, हम क्यों भेजेंगे। उस स्थिति में जो अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार ये कह रहे हैं कि हम बढ़ा देंगे, आयात शुल्क बढ़ा देंगे, तो आयात शुल्क बढ़ा देने से भारत का तो नुकसान होगा, लेकिन उनका क्या फ़ायदा होगा। बढ़ा देने से उनके लोगों को जरूरत है तभी तो खरीदेंगे ना। बिल्कुल सर। एक तो तय है कि हम जिस एरा में हैं उस एरा में बाजार ज़बरदस्ती हमसे चीज़ें खरीदवाता है, लेकिन चीज़ें जब हमारी पहुंच से बाहर हो जाएंगी तब तो हम वही खरीदेंगे। तो जब हम वही खरीदेंगे तो आपके देश बने उस मुल्क को क्या फ़ायदा होगा। उसी के खरीद बिक्री से तो उसकी आय होती है ना, जो रेवेन्यू है वो तो रेवेन्यू लॉस होगा उनका, फिर भी क्यों। सर इसको इस तरह से समझा जाए कि हमारा ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ में। अमेरिका जो है बिगेस्ट हमारा ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, और हमारा टोटल एक्सपोर्ट जो हो रहा है, तो वस्तुओं के एक्सपोर्ट में अमेरिका का शेयर अराउंड 18 to 20% है, और सेवाओं के एक्सपोर्ट्स में इसका शेयर 55% है। तो ये जो है हमारा ट्रेड सरप्लस के चलते अमेरिका हम के आंखों के किरकिरी बने हुए हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रेड सरप्लस है इट इज़ अराउंड 46 बिलियन डॉलर। हमारा जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को, इट इज़ ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम अमेरिका। तो ये कारण है कि ये संरक्षणवादी नीति अपना रहे हैं ट्रम्प। मैंने हमारे आगे बढ़ने से जलन हो रही है, सीधा सीधी जलन हो रही है, बिल्कुल जी, वो भी है क्योंकि हमारा ट्रेड सरप्लस उनको हजम नहीं हो रहा है। तीसरी इकोनॉमी बनने वाले हैं इसलिए उनको जलन हो रही है। चलो इसको काहे बनेगा भाई तीसरी इकोनॉमी, हम पर आश्रित था तो हम नहीं बनने देंगे। ट्रेड सरप्लस, हाँ, इट इज़ अ मेजर रीजन ट्रेड सरप्लस होना। उससे हमारा और उनका नुकसान क्या है। सर हमारा नुकसान ये होगा कि हमारा एक्सपोर्ट कम होगा। हमारे मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स जैसे हैं आपका इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी हैं, जहाँ पर कि हमारा लेबर हमारी कंट्री के लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं ये। तो हमारे स्पिल ओवर इफेक्ट के चलते हमारे एम्प्लॉयमेंट कम होगी हमारे देश में, प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट सभी लिंक्ड होते हैं। तो इन द लॉन्ग टर्म में भी ऐसा प्रोजेक्शन है कि जीडीपी में उसका असर देखने को मिले। नहीं, दो चीज़ें हो सकती है साथ में, मुझे लगता है। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं आप लोगों से सीखता हूँ। एक चीज़ तो ये हो सकती है कि हम दूसरी तरफ डाइवर्ट कर जाए, हम वो नहीं बनाएंगे, हम दूसरा कुछ ऐसा बनाएंगे जो दूसरी जगह जरूरत हो उसके हिसाब से बनाएंगे। हमको समय लगेगा लेकिन हम उधर लौट सकते हैं कि ठीक है हम दूसरा चीज़ बनाएंगे। लेकिन सर्विस सेक्टर का जहाँ तक सवाल है, हमारे लोग उनके यहाँ इसलिए गए हैं कि उनके यहाँ लोग नहीं हैं जो उतने में मिल जाए जितने भी ये लोग काम कर रहे हैं। नहीं तो हमारे लोग नहीं जाते, लेते ही नहीं ना वो। अगर उतने में काम करने तैयार है। हमारा लेबर सस्ता है, पूरी दुनिया में हमारा लेबर सस्ता है। लेबर सस्ता है इसलिए सेवा के लिए जो लोग जाते हैं। तो दोनों में तो अंततः हमारा नुकसान वो कर रहे हैं, लेकिन अपना हमारा नुकसान करने के साथ साथ अपना नुकसान भी तो कर रहे हैं ना। सर यहाँ दो पक्ष है। वहाँ जो कमा रहे हैं लोग, सर्विस सेक्टर में जो लोग हैं वहाँ जो कमा रहे हैं, खर्च तो वही कर रहे हैं, मैक्सिमम तो वही खर्च कर रहे हैं जी। तो सेवाएं अप्रभावित है सर इससे। सेवाओं पे टैरिफ नहीं लगा है, वस्तुओं पे टैरिफ लगा है। नहीं, सेवाओं को लेकर के वो बार बार धमकी देते रहे कि इसको भगा देंगे, उसको भगा देंगे, ये नहीं देंगे, इसीलिए हम जोड़ रहे हैं उसको। वो तो टैरिफ का वो हम उसके साथ नहीं जा रहे, लेकिन हम जोड़ रहे हैं उसको कि बार बार ये धमकाना। जलन वाली बात है, ठीक है, उतना चलता है कि ठीक है भाई थोड़ा देर मौका है आपको। विजय भाई थोड़ा सा आप बताइए इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, मैं जितना समझ पाया हूँ, और वैसे ट्रम्प को समझ पाना बड़ा मुश्किल है,
और जैसे आप कह रहे हैं हम लोग हाँ हाँ कर रहे हैं, तो वैसे ट्रंप नहीं काम करते हैं। उनका है कि बस मैंने ये कह दिया, आपको करना है। और जिसको जो समझता है कि इससे ट्रेड डेफिसिट होगी तो वो बाहर जाए। मैं जो कह रहा हूँ वो करना, मतलब 25% का मतलब मेरे सामने ये हुआ कि $100 की कोई चीज़ है अभी, ठीक ना, तो वो अब $125 की हो जाएगी। 25% जो है वो गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। क्या हरीश्वर दयाल जी बोले? हाँ, नहीं सही कर रहे हैं। तो वो उस पे कर लगेगा। हाँ, लेकिन कर और लगेगा 25%। हाँ, और भी अच्छा, खैर मैं आपको तो एक तो चीज़ें महंगी हो गई, फिर वहाँ के लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, ये इतना महंगा हो जाएगा, तो फिर वो दिक्कत हमारे लिए आएगी। अभी देखिए हमको सबसे दिक्कत वाली जो चीज़ें हैं वो आप एक कहावत कहते थे कि बिजनेसमैन वो है, सेल्समैन वो है जो गंजे को कंघी बेच दे। हाँ हाँ नहीं, हाँ ये बहुत पुरानी आपकी कहावत है। हाँ। तो यहाँ भी तो ये उस लागू होता है ना भाई? हाँ हाँ लागू होता है। हाँ। लेकिन ये है क्या कि अब जैसे ये आमतौर पर ये माना जाता है कि हाई टैरिफ इज ए बैड इकोनॉमी, मतलब ये कोई बढ़िया अर्थशास्त्र नहीं है। मैंने आप टैरिफ बना के यहाँ से वहाँ ले जाए और भी वास्तविकता। और लेकिन दिक्कत ये है कि उनके सामने अब एक बढ़ता हुआ इंडिया है, बढ़ता हुआ चाइना है और बढ़ता हुआ जो अफ्रीका है। तो ये इसका मुकाबला वो कैसे करें, ये इस चुनौती को ज़्यादा बड़ी करके देखना चाहते हैं। लेकिन मतलब इससे निपटने के जो उपाय वो कर रहे हैं, जो आमतौर पर हम लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे हाई टैरिफ करना या टैरिफ को घटा देना, फिर बढ़ा देना, फिर ये कहना कि नहीं एक हफ्ते बाद लागू करना, किसी को अब भारत जैसी अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहना। तो ये सब कोई मतलब कोई ऐसा आदमी जो एक कम से कम अमेरिका जैसे राष्ट्र के राष्ट्रपति से अपेक्षा की जाती है कि कम से कम उनके बोलने में और करने में वो थोड़ा मर्यादा रहे, तो ट्रंप उस तरह के नहीं लगते हैं। और हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा असर भारत पर इसका होगा। नहीं, एक चीज़ हमको जोड़ना चाहिए, क्योंकि मर्यादा की बात आपने की है, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इधर हाल की राजनीति में 20 साल की राजनीति अगर उठा करके देखते हैं, 20 साल की राजनीति में शब्द गायब हैं, जिसको जो मन करता है किसी को बोल जाता है, कुछ भी। ये बिल्कुल आप ये जब मर्यादा खत्म हो जाएगी तो फिर किस मर्यादा के लिए, किस नैतिकता के लिए, किस शुचिता के लिए हम लड़ेंगे, किस शुचिता के लिए समाज रहेगा, मानवीय समाज रहेगा? एक तो जो यक्ष प्रश्न है वो सब तमाम मुल्कों के लिए, तमाम राजनीतिकों के लिए लगातार मर्यादाएं खत्म हो रही है। जहां भी बहस हो रही है, जहां संसद है, जहां विधायिका है, वहां उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके। लेकिन क्या कोई भी आप एक मानक बात कीजिए तो जो भी विचारक हैं उसको खींच के ले आते हैं कि सबसे निचले तले पर कैसे इससे बहस की जाए। और सबसे निचले तले पर बहस का मतलब है आप हमको गाली दीजिए, मैं आपको गाली दूँ, इस स्तर पर आ जाता है। तो ये आप हर्षवर्धन दास जी कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं कहना चाह रहा था कि एक्चुअली दो पक्ष हैं इसके। जो एक है कि जो बात कर रहे हैं टैरिफ 25%, और हम लोग समझ रहे हैं कि निगोशिएशन वगैरह करने के बाद हो सकता है कि इसको कम किया जा सके। लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक जो है वो कह रहे हैं कि हम पेनाल्टी लगाएंगे आप हाँ, पर, क्योंकि आपने जो नॉन टैरिफ बैरियर्स आपने क्रिएट किया है उसको आप खत्म ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए। हाँ, ये नॉन टैरिफ बैरियर में उन्होंने ये जो पेनाल्टी है उसमें उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितना पेनाल्टी लेंगे, तो इसलिए वो एक संशय की स्थिति बनी हुई है। जैसे ये 25% में फिर भी कुछ क्लैरिटी है, लेकिन वहाँ पे संशय बना हुआ है कि कितना ये नॉन टैरिफ बैरियर लगाएंगे, कितना वो पेनाल्टी लगाएंगे, और वो हम लोगों के नॉन टैरिफ बैरियर की बात कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो नॉन टैरिफ बैरियर है जिसके तरफ वो इशारा कर रहे हैं, उस नॉन टैरिफ बैरियर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ रिलीजियस पर्पसेस के लिए हैं, कि वहाँ पर यहाँ पर अलग। वो ये बार बार कह रहे हैं कि उनके यहाँ से जो सामान हम मंगाते हैं वो कंपैरेटिवली वो जो लेते हैं और हम जो उन पर लगाए हुए हैं वो ज़्यादा है। हाँ, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो टैरिफ है उनके सामान पे वो ज़्यादा है, इसीलिए उनका सामान हमारे यहाँ ज़्यादा महंगा हो रहा है और वो नहीं बिक रहा है या कम बिक रहा है। तो इसीलिए एक कंपैरेटिव ये है कि हमारे यहाँ आप चीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया ना। हाँ। चीन ने एक्सपेरिमेंट किया कि दुनिया के हर देश में देखने में क्वालिटी क्या है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन देखने में क्वालिटी, देखने में चमकने वाला पूरी दुनिया में लेके ठूस दिया और सब लोग उस पर चले गए। हाँ, नहीं बिल्कुल। हाँ,
तो हम ये कह रहे हैं अगर उनकी क्वालिटी अच्छी, आज भी लोग क्वालिटी खोजते हैं, क्वालिटी अगर मिले तो क्वालिटी खोजेंगे, सस्ता खोजना मजबूरी है। जैसे हमारे टीनी बल्ब था वो गायब हो गया, ये चाइनीज बल्ब आने से टीनी बल्ब गायब हो गया नहीं। तो इस तरह से जो वो भेज रहे हैं हमारे यहाँ, तो इसमें संतुलन नहीं होता है क्या? अब तक जो राजनीति चलती है, जो अर्थशास्त्र चलता रहा, उसमें संतुलन की क्या स्थिति रही है? मैं सिर्फ अगर हम पर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, वो सिर्फ आरोप है कि उसमें दम भी है कुछ नहीं। हमारे यहाँ टैरिफ अधिक है और नॉन टैरिफ बैरियर भी है। जैसे नॉन टैरिफ बैरियर है कि हम लोग जैसे टैलो है जो जिसमें एनिमल टैलो है लेकिन बीफ टैलो भी है। अब बीफ का मतलब सिर्फ गाय का मांस नहीं होता है, भैंस के मांस को भी बीफ कहते हैं। तो उस पर रेस्ट्रिक्शन है कि बाहर से नहीं आ सकता है। हम लोग डेयरी प्रोडक्ट पे रेस्ट्रिक्शंस है। हमारे यहाँ बाहर से आने वाले जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उस पर रेस्ट्रिक्शंस है। तो ये बात कर रहे हैं इस नॉन टैरिफ बैरियर का कि आप नॉन टैरिफ बैरियर लगाए हुए हैं जिसके लिए हम आपको पेनल्टी लगाएंगे। थोड़ा एक चीज़ और जोड़ के हम और समझना और समझाना चाहते हैं। शायद आपको याद हो कि 90s के दशक में ये तय हुआ था कि वहाँ उनके जो कचड़े हैं वो कचड़े आएंगे हमारे समुद्री वो पर और यहाँ आकर के उससे बिजली बनेगी। उसको लेकर के उस समय जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे तो उन्होंने बड़ा आंदोलन किया। इसकी वजह से वो पूरा का पूरा मामला टल गया कि उसमें क्या आएगा नहीं आएगा, उससे क्या पर्यावरण को नुकसान होगा, हमको क्या नुकसान होगा। तो वो जब मन करेगा तो एक कंसोर्टियम बना करके हमारे ऊपर कुछ लाद देंगे। तो ये जो ये कहिएगा कि मनमानी है, इस मनमानी को चेक कैसे कर सकते हैं? अभी तो जो संसद में पीयूष गोयल ने कहा कि भाई 10 से 15% पर हमारा नेगोशिएशन चल रहा था और 25 कर दिया कि 1 तारीख से लागू होगा। फिर कहा कि ठीक है हम तुमको देते हैं 6 दिन का मौका और देते हैं, 6 दिन और कर लो। तो उसको कैसे कंट्रोल किया, कैसे ठीक किया सकता है? निगोशिएशन के थ्रू उनके साथ हम लोगों को निगोशिएट करना पड़ेगा। और हमारे जो प्रोडक्ट हैं ऐसे भी अगर प्रोडक्ट हमारे वहाँ नहीं बिकना शुरू होंगे टैरिफ के कारण या कम बिकना शुरू होंगे क्योंकि उसका डिमांड कम होगा तो हमारी इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा, उसका रेट ऑफ ग्रोथ हमारा कुछ कम होगा। और दूसरा जो उनकी नीति है हम क्या क्या भेजते हैं, मुख्यतः क्या क्या है जिसके बगैर हमारे यहाँ के बगैर उनका नहीं चल सकता है? ये हम तो नहीं कहेंगे कि हमारे बिना नहीं चल सकता है क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स दिक्कत हो जाएगी भाई। वो ये अगर हम तेल नहीं खरीदे तो दिक्कत तो होती है ना हमको। हाँ नहीं, जिस तेल पर वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से खरीद लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है ना दिक्कत में डालने की जो कोशिश है कि हम सांसत में रहें, हमेशा सांसत में रहें। बोले ठीक है हुजूर जो कह रहे हैं आप वही करेंगे। नहीं, 2 चीज़ें उनकी है कि एक तो वो चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ उनके यहाँ प्रोडक्शन शुरू हो, क्या कि उनका रेट ऑफ ग्रोथ जैसे अभी शिशिर चौधरी बता रहे थे कि रेट ऑफ ग्रोथ उनका हमारे यहाँ से रेट ऑफ ग्रोथ से कम है। तो जो वो कह रहे हैं हमेशा कि मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो जो कह रहे हैं उसमें वो वहाँ पर वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन और प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं टैरिफ बढ़ता है जहाँ से भी वो पूरे विश्व के लिए ये कर रहे हैं तो उनके यहाँ अपना सामान भी बनने लग जाएगा। हमारे यहाँ दुविधा क्या है कि अगर हमारे प्रोडक्ट जो भी हैं जेम्स एंड ज्वेलरी है, फार्मास्यूटिकल को तो अभी उन्होंने एग्जाम तो वो जो बनाएंगे वो सस्ता पड़ेगा क्या? इसलिए कि वहाँ तो लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेबर कॉस्ट तो लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा, लेबर तो उनको पे करना पड़ेगा। हाँ, जो डेमोक्रेसी वो हमको बहुत समझाते हैं, जो डेमोक्रेसी हमको समझ में आती है वो डेमोक्रेसी के हिसाब से तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा। हमारा जो सस्ता वाला है हाँ। उसके बजाय वो महंगे वाले में चले जाएंगे। इसीलिए तो वो टैरिफ लगा रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट और कॉस्टली हो जाएगा। तो ये जो 25% की बात कर रहे हैं तो ये 25% से तो मेरा प्राइस बढ़ जाएगा वहाँ ना। अब मेरा प्राइस बढ़ जाएगा तो उनका अचानक 2 साल में 3 साल में कैसे वो अपना ये सारा प्रोडक्ट बना लेंगे जिस प्रोडक्ट से हमको। लेकिन उनका दूसरा है कि हमारे कुछ कॉम्पिटिटर्स भी हैं, जैसे गारमेंट रेडीमेड गारमेंट्स में वियतनाम है जो बहुत बड़ा हमारा कॉम्पिटिटर है, या जो इस तरह के जितने भी देश, इतना छोटा सा देश हमारा बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। हाँ, इसमें आपका बांग्लादेश बहुत बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर है। और वहाँ के अगर मार्केट में आप देखिएगा तो बांग्लादेश, ताइवान, वियतनाम इसके प्रोडक्ट भरे हुए हैं। मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट बल्कि कम है वहाँ पर आप इस तरह के मार्केट में। तो वो कॉम्पिटिटर हैं और वियतनाम में टैरिफ रेट कम किया हुआ है इन्होंने। चाइना बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर हमारा है, गारमेंट में नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में और दूसरे प्रोडक्ट में, जहाँ चाइना ने भी अपना टैरिफ कम किया और उन्होंने भी चाइना का टैरिफ कम कर दिया है। तो कंपटीशन है हमारा। तो हम लोगों को तो हर हालत में चाहिए कि उनसे निगोशिएट करना है हम लोगों को, जो कर रहे हैं, और जिसमें कि हम लोगों को निगोशिएट करना है कि वो अगर 15 से 20% तक भी टैरिफ करते हैं 25% से रिड्यूस करके, तो हम लोग वहाँ कम्पीट कर पाएंगे। क्योंकि इधर क्या हुआ है कि
जो करेंसी हमारा करेंसी का वैल्यू जो कम हुआ है अमेरिकन करेंसी के कंपैरिजन में, उससे भी हमारा प्रोडक्ट वहाँ पर सस्ता हुआ है। तो अगर टैरिफ अगर वो कम करते हैं तो हम लोग आसानी से वहाँ पर कम्पीट कर सकेंगे और हमारे प्रोडक्ट आसानी से बिकेंगे। डॉक्टर शशि चौधरी, एक चीज़ और हम समझना चाह रहे थे, वो ये कि जब उनको मन करता है तो हमको धमकाने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को नहीं बुलाते हैं, वहाँ सेना प्रमुख को बुला लेते हैं। तो इससे क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि भारत हमारा, वहाँ भी इससे भी दोहराते हैं कि भारत हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। हाँ, शुरुआत उसी से करते हैं। तो ये संदेश क्या देना चाहते हैं? ये जान रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में वैमनस्यता है ही, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यदि पाकिस्तान को हम आगे करेंगे तो इंडिया थोड़ा सा हमारी बात को सुनेगा। तो पाकिस्तान के को बढ़ाने की बात करेंगे तो इंडिया हमारी बात सुनेगा। और ये जो बात चल रही थी अभी कि सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इसका बैकग्राउंड में थोड़ा जाते हैं, हम लोगों को प्रोटेक्शनिज्म की बात डॉक्टर नीलू सिंह ने कहा था, संरक्षणवाद का नीति शुरू हो गया है। बेसिकली हमारे यहाँ WTO का कॉन्सेप्ट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, और हम डेवलपिंग नेशन है। यहाँ तक कि चाइना भी डेवलपिंग नेशन में आता है, डिस्पाइट बीइंग द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसके बावजूद अमेरिका को इस बात से चिढ़ है कि मतलब WTO के बेसिस पर हम लोगों को, डेवलप्ड नेशंस को कहा गया है कि आप अपना इसका जो ये है अपने इकॉनमी को संरक्षण देने के लिए आप ज़्यादा टैरिफ रख सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं। इसीलिए इंडिया कर रहा है, अपने वस्तुओं पर ज़्यादा टैरिफ रखता है। थोड़ा सा हम पॉलिटिकल उसमें जोड़ना चाहते हैं, ये ऐसा भी है क्या, चीन को भी वो इस ढंग से संतुलित करना चाहते हैं कि चीन के साथ भारत के रिश्ते ठीक नहीं हो। अगर हम इस तरह से करेंगे तो चीन उस तरफ झुकेगा, और झुकेगा तो फिर हम अब झुकाने की कोशिश करेंगे भारत को अपनी तरफ से। ये भी हो सकता है क्या? माने अर्थशास्त्र जो है बिना राजनीति के है नहीं। जब तक राजनीति नहीं वो रहेगा तो अर्थशास्त्र नहीं बनेगा। जो राजनीतिक है वही तो सारा कुछ तय कर रहा है ना। अर्थशास्त्री तो सिर्फ ये बता रहे हैं भाई इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे नुकसान ये होने वाला, इससे फ़ायदा ये होने वाला है। तो चीन को बैलेंस करने के लिए, जैसे कि हमको बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान के साथ वो रिश्ता बना रहे हैं। पाकिस्तान आज के दिन में कहाँ खड़ा है, किस स्थिति में? लगभग कटोरा लेके खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। और कटोरा लेके खड़ा करने में उन लोगों की बड़ी भूमिका रही है, हमारी भूमिका कम रही है। उन लोगों को कर्ज के बोझ से लाद देना, हाँ बिल्कुल, है ना? नहीं, ये आप सही कह रहे हैं। ये मंशा तो है ही कि कहीं ना कहीं चीन को हम थोड़ा सा उसको भी कंट्रोल करें, इंडिया के माध्यम से करें। यदि मान लिया जाए कि लेबर का यहाँ कॉस्ट कम है इंडिया में, और जो इन्वेस्टर चाइना में थे वो वहाँ से शिफ्ट करके इंडिया में आते हैं, तो चाइना को चिंता तो होगी। यहाँ पर दो लड़ाई है, मार्केट की लड़ाई है। असल वही एक मार्केट चाइना है, एक मार्केट इंडिया है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट है। अमेरिका को दोनों मार्केट चाहिए, एंट्री चाहिए। जो डॉक्टर दयाल कह रहे थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में हम लोगों ने शुरू से एक नीति बनाई, संरक्षणवाद की नीति, कि हम विदेशी कंपनीज को इसमें प्रवेश नहीं देंगे या विदेशों को प्रवेश नहीं देंगे, क्योंकि हम अपने किसानों को संरक्षित करना चाहते हैं। हमको तो नुकसान भी हुआ ना, गेहूं आया, गेहूं के साथ एक खास घास आया। हाँ, जो किसान है वो जानता है कि उस घास के चलते गेहूं कितना प्रभावित होता है। और आज के दिन में वो कांके डैम के पास आप चलिए, किसी डैम के पास चलिए, वो इतना वो लगा हुआ है ना कि वो हमेशा प्रदूषण देगा और पूरे के पूरे पानी को बर्बाद करेगा। तो वहाँ से जो आता है उसमें कुछ ना कुछ लगा रहता है। मुझे याद है कि एक VC हुआ करते रमेश पांडे जी, उनके पीरियड में उनके यहाँ मैं बैठा हुआ तो एक आदमी आया, बोला कि वहाँ से फ्री में कंप्यूटर दे रहा है और वो चाह रहे हैं कि कहीं पढ़ाने के लिए बच्चों को लगा दीजिए। तो वो बोले ना, नहीं लेंगे। उनका बहुत क्लोज आदमी था, बोले नहीं लेंगे, हमको नहीं चाहिए। बहुत दबाव दिया कि देखिए ऐसा है, वैसा है, वैसा है। उन्होंने कहा नहीं भाई, आप नहीं समझ रहे हैं, हम नहीं लेंगे। जब चला गया तो हमने उनसे पूछा, बोला कौन सा सॉफ्टवेयर डाल के भेज रहा है वो? यस, बहुत सही कह रहे हैं। ये तो हमको नहीं पता है। तो वैसे गेहूं के साथ जो आया वो तो इतना खतरनाक आ गया है कि उसको खत्म भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ से जो प्रोडक्ट्स आएंगे, उस प्रोडक्ट्स का क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होगा, वो तो हमारे नेताओं ने समझाते हुए तो कहा कि नहीं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर हम नहीं आने देंगे उनको, इसलिए नुकसान हो चुका था। अभी भी उसका नुकसान हम लोग झेल रहे हैं। लेकिन बाकी चीज़ें जो है, दवा के मामले में क्या स्थिति? दवा हम ज़्यादा उनको देते हैं या दवा हम लोग, हमारे यहाँ सस्ता है। जेनरिक ड्रग्स हमारे सस्ता है, इसीलिए हम उसको ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, प्राइस उसका कम है।
मेन वजह तो वही है। हमारा क्या क्या मुख्य है जो हम उनको देते हैं? देखिए, स्टार्ट करें गारमेंट से, यदि हम शुरू करें गारमेंट्स और अपैरल्स तो है ही आपका, रेडीमेड गारमेंट्स जो है, प्लस ज्वेलरीज, जेम्स एंड ज्वेलरी आपका है। फिर आपका ये हो गया, तीसरा जो आपका फार्मास्यूटिकल्स हो गया। फिर पेट्रोलियम जो हम रशिया से सस्ता हम खरीद करके फिर रिफाइन करके बेचते हैं, वो भी है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हम लोग बेचते हैं। उसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों का अभी जो मोबाइल खास करके है, अमेरिका में काफ़ी बिक रहा है। सैमसंग हो गया, हमने पिछले एक साल में जो मोबाइल बनना शुरू किया है उसका तो असर तो पड़ा है पूरी दुनिया में, थोड़ा ज्यादा। Xiaomi असेंबल करके जो हमारे यहाँ जो कि पहले शायद चाइना से जाता था, चाइना को हमने टक्कर दे दी है, बल्कि चाइना को हमने ओवरटेक कर लिया है एक्सपोर्ट ऑफ मोबाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में, जो अमेरिका जो जा रहा है। तो हर इस सबसे उनको चिढ़ भी है, ऑटोमोबाइल कई टेक्नोलॉजी में भी हमसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये उनको ये भी तो लग रहा है, जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है वो रहा है। सारे अस्त्र तो खुद बनाने लगे हैं ना, डिपेंडेंसी हमारी कम हो रही है। वायुयान भी हम बनाने लगे, लड़ाकू वायुयान बनाने लगे। स्पेस सेक्टर में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, ये भी उनके लिए बहुत एक ये भी उनको चिंता सता रही है। इंडिया उसमें भी बहुत आगे बढ़ गया है। तो ये सब बातें हैं जो कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं डेवलपिंग इकॉनमी होते हुए भी हमको टक्कर दे रहा है ये इंटरनेशनल मार्केट में। इसीलिए दोस्त भी कहते हैं और दुश्मनी भी करते हैं। दुश्मनी करते हैं। डॉक्टर नीलू सिंह, थोड़ा आंकड़ों में कुछ समझाइए हम लोगों को। जी बेसिकली अमेरिका की नज़र जो है हमारे एग्रीकल्चरल मार्केट पर है। हमारे यहाँ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग बोलते हैं कि टैरिफ है। जैसे एमएसपी के टर्म्स में, सब्सिडीज के टर्म्स में हमारे कंट्री के एग्रीकल्चरल सेक्टर को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये अमेरिका को गवारा नहीं है। उन कंट्रीज़ में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ इनकम सपोर्ट के टर्म्स में एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर गुड हैं ये काफ़ी प्राइस लो है इनका। तो डेवलपिंग कंट्रीज से जो भी हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है तो यहाँ कोई कंपटीशन मतलब डेवलप्ड कंट्रीज के लोग कर नहीं पाते हैं। तो एक ये भी मुद्दा है कि यहाँ एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। इतनी वास्ट कंज्यूमर मार्केट होने के बावजूद जो एक्सेस अमेरिका को चाहिए हमारी कंट्री में वो मिल नहीं पा रहा है। मिल क्यों नहीं पा रहा है? उनके प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, प्रोडक्ट सस्ते नहीं प्रोडक्ट है। अच्छे हैं लेकिन गवर्नमेंट की वेलफेयर पॉलिसी भी है। नहीं, वेलफेयर पॉलिसी को छोड़ दिए, एग्रीकल्चर वाले को छोड़ दिए, बाकी सारी चीजें जो उनकी आ रही है अगर वहाँ पर यहाँ नहीं खप पा रही इसका मतलब महंगी है, काफ़ी महंगी है, जो अफोर्ड करना मुश्किल है। तो वो टैरिफ की वजह से है या वो जो ला रहे हैं सामान उसकी वजह से क्या है? उनकी वस्तुएं महंगी हैं। उनकी वस्तुएं महंगी हैं। तो हमारे टैरिफ की वजह से महंगी नहीं है, टैरिफ तो जुड़ जाता है, उसमें ऐड हो जाता है। जैसे हमारी चीजों में जाकर के वहाँ भी टैरिफ जुड़ता है। बिल्कुल, हम जो भी बेचते हैं वहाँ टैरिफ जुड़ता है। अब उसको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं हम, 10 से 15 कह रहे हैं, वो 25 कह रहे हैं। बिल्कुल, इसका दोनों चीज़ है। एक तो टैरिफ रेट हमारे यहाँ अधिक है और दूसरा है कि जो करेंसी का वैल्यू हमारा जो डिप्रिशिएट किया है उसके कारण $1 का सामान पहले हम 45 रुपये में खरीद रहे थे, अब हम 90 रुपीज़ में खरीद रहे हैं, 83 रुपीज़ है। तो वो भी एक है और टैरिफ भी हम अधिक लगा। कल बाजार भी गिरा है, बहुत खराब से बाजार गिरा है कल। जैसे बयान आया तो बाजार सेंसेक्स वगैरह रिकवरी हो गई है। वो तो टेंशन थोड़ा होता है, कोई भी चेंज। आज क्या स्थिति हमको नहीं पता है। विजय भाई, एक फिल्म थी वो आमिर खान की, नाम हमको याद नहीं है, शायद 3 इडियट। उसमें कहता है कि दोस्त जब पास होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन दोस्त जब फर्स्ट कर जाता है तो बहुत खराब। उससे समझ सकते हैं आप। जैसे अब ब्रिक्स पर उनका नाराज होना, बिल्कुल ये कहना कि लोग डॉलर के खिलाफ हमारे, अरे करेंगे ही डॉलर के खिलाफ। जब ब्रिक्स इकट्ठा हुए और ग्लोबल साउथ मान लीजिए इकट्ठा होता है तो वो तो दूसरी किसी करेंसी की तलाश करेगा ही, वो जैसे जैसे मजबूत होंगे। इस बीच अमेरिका में हुआ क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो उनका कब का उठ के चाइना चला गया। अब वो फिर से अगर चाहेंगे कि फोर्ड टेक्सास में उसकी कंपनी बहाल हो तो उसमें पता नहीं उनको कितना खर्चा। फोर्ड तो यहाँ भी आ गया ना। हाँ, तो सब जगह है वो, अमेरिका में नहीं है। तो यहाँ से उठ के चला भी गया, यहाँ से उठ के चला गया। तो ये मैन्युफैक्चरिंग वो हटा चुके हैं। लेकिन ये एक तो इंडिया ने ये अच्छा किया है कि कोई भी तत्काल प्रतिक्रिया इन्होंने नहीं दी है इस जो टैरिफ का मामला है उस पर। वो गहन विचार चल रहा है, चलता रहेगा और बीच में वो क्या क्या रंग बदलते हैं तो वो देखना पड़ेगा। एक बहुत पहले कहावत कहते थे लोग कि ऊपर वाले ने दुनिया बनाई और दुनिया का सामान चीन ने बनाया, ठीक ना। सब कुछ बनता ही था चीन में।
अब ऐसा नहीं है कि अच्छा चीन से बनने के बाद ही चीन में बनने के बाद ही हम लोगों के लिए टीवी वगैरह लगा कि हम लोग खरीद सकते हैं। सही बात। जब ये अमेरिका मोबाइल जितना कुछ है, मोबाइल सब, हाँ, तो ये वो अच्छा इसलिए कि लेबर इंटेंसिव उनका है और लेबर काफ़ी डिसिप्लिन वर्कफोर्स मौजूद है लेबर का, तो वो कुछ भी करा सकते हैं। तो उसमें मतलब एक ऐसे देश को जिसको लगातार ये बताया गया होगा कि आपकी सुपर पावर है, आप जो कहेंगे वो सही होगा। और वो एक चीज़ हम आपको और याद दिलाना चाहते हैं, उस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे कि पर्यावरण के मामले में भी वो कहते हैं कि पैसा हम दे देंगे लेकिन हम अपने यहाँ कोई भी चीज़ कम नहीं करेंगे, ये कम करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है, आप ये करिए। देखिए, तो ये पर्यावरण जो है अगर वो नहीं कम करेंगे तो हवा हमारे यहाँ, भारत की हवा वहाँ नहीं जाएगी, अमेरिका की हवा हमारे यहाँ नहीं आएगी, ऐसा थोड़ा हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। समुद्र का पानी उनके यहाँ जाएगा, हमारे यहाँ नहीं आएगा, ऐसा थोड़ा हो सकता है। आपको याद होगा कि ये पेरिस वाले क्लाइमेट का जो हुआ था, उसमें तो ट्रम्प गए भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि सब बेकार की बात है कि क्लाइमेट नहीं, पहले भी तो उन्होंने कई बार कहा। हाँ, पहले के जो राष्ट्रपति रहे हैं उनका भी बहुत ज्यादा अकाउंटेबिलिटी इस मामले में नहीं दिखा। हमको याद है कि पहले म्युनिसिपल वेस्ट जो था सबसे ज्यादा अमेरिका का होता था, सबसे ज्यादा, और सबसे कम भारत का होता था। हाँ, लेकिन अब जैसे पार्सल और ये शुरू हो गया है, क्या नाम, ऑनलाइन सेवा हो गई है, तो हमारे यहाँ भी कम नहीं निकल रहा है। हाँ, सब लोग परेशान हो रहे हैं। तो आप जो पर्यावरण पर नहीं खर्च करेंगे, आप जो जनहित के मामले हैं वो चाहेंगे कि सब जगह से हम बेस्ट ले लें और दूसरे को कुछ नहीं, तो दूसरा जब कहे तो हड़काते रहे, संशय में डाले रहे। हाँ, ये अब ये है कि कब तक उनका हरकाना चल रहा है, चल सकता है, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन अभी जो उनका बिहेवियर है ना, क्योंकि देखिए चाइना ने अपनी जो पैट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए एशिया से अफ्रीका तक बनाई है, वो उनके लिए बहुत बड़ा ये है कि मैं कैसे मुकाबला करूंगा। अगर ये एक साथ ये एक्टिवेट कर सकते हैं सारे, तो ये चीज़ तो है। अब मुझे जहाँ तक याद है आप चारों के लिए कि चाइना ने कभी बाजार को लेकर, टैरिफ को लेकर के पिछले 20 सालों में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। बाजार के मामले में अगर देखिए, उस समय भी जबकि चाइना को बायकॉट करने के लिए हम लोगों ने कहा जब सीमा पर चढ़ाया था, तब भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी ना। इसमें ट्रम्प साहब का कहना है कि टैरिफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन द डिक्शनरी। और शायद वो तीसरा टर्म भी राष्ट्रपति बनने का अपना एक एम रखे हुए हैं। वो तो रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रूजवेल्ट जी थे ना, 2 टर्म रहे, तीसरा टर्म भी कुछ दिन रहे, तीन टर्म रहे पूरा शायद। नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में फिर अमेंडमेंट हो गया, लेकिन रूजवेल्ट जी तो थे, ये फिर करवा लेंगे। हाँ, करवा तो कुछ भी अभी तो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जुडिशरी तो उनके खिलाफ जा रही है लगातार। लेकिन रूजवेल्ट जी के समय में टैरिफ का बोलबाला था, उसी को कॉपी कर रहे हैं जैसा लग रहा है। मॉडल अमेरिका फर्स्ट की नीति अपना रहे हैं। वो हो सकता है, लेकिन दुनिया की परिस्थितियां तो बिल्कुल बदल गई है जो रूजवेल्ट के ज़माने में है और अभी जो है उसलिए। तो अभी के हिसाब से ट्रम्प को, मैंने उनको कोई सुझाव तो नहीं दे सकता कि भाई ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। नहीं, अब पॉलिटिशियन सुझाव लेते भी नहीं है। हाँ, लेते कोई पॉलिटिशियन वो तो ये हो जाएगा कि हम कम जानते हैं, इसीलिए सुझाव लेना पड़ रहा है हमको। वो तो सभी जानते हैं, तब तो ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए हैं ना, सब कुछ वही जानते हैं, नहीं तो ऊंची कुर्सी पर कैसे बैठते हैं। बिल्कुल। बाकी लोग तो उनके सबऑर्डिनेट होंगे, जो कहने को करेंगे। सलाह कैसे लेंगे उनसे? सलाह तो लेना नहीं, सलाह लेने से तो फिर वो जाएगी ना। हमको कब जानकारी है? हाँ, प्रोफेसर नीलू सिंह आप कुछ कह रही थी, उनके कुछ टिप्पणी कर रही थी आप। ये सर, मैं बोल रही थी कि अमेरिका फर्स्ट की नीति अपना रहे हैं। उनको मेनली अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है और ट्रेड डेफिसिट को घटाना है, इसलिए इस तरह की नीतियां लेकर के आ रहे हैं। नहीं, उससे फर्स्ट ये हमको तो समझाना पड़ेगा दर्शकों को, कैसे अमेरिका फर्स्ट हो जाएगा अगर वो हमारा टैरिफ रेट बढ़ा करके हमारे सामान को नहीं जाने देंगे वहाँ पर, तो अमेरिका फर्स्ट कैसे हो जाएगा? दूसरे ये कि ब्रिक्स में हो चाहे कहीं भी जब बात होती है, जो समिट होता है उसमें कह देते हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे, तो आपका कहा हुआ सब माने, आप किसी की बात नहीं मानेंगे तो कुछ ऐसा चलता नहीं है, ऐसे समझौते होते नहीं हैं, ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं, ऐसे वो भी नहीं चलता है, अर्थव्यवस्था भी नहीं चलती है जी। नहीं, जो उनकी बात नहीं मानेंगे उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, हाई टैरिफ लगाएंगे। अब ब्राज़ील पर 50% टैरिफ है ना दिल्ली, 50% टैरिफ, नंबर नहीं याद है सर, 50% टैरिफ है, सोच लीजिए।
और वही सिलसिला शायद चलता रहेगा। हाँ। कनाडा पर ऐसे ही किया उन्होंने। हाँ। एक चीज और हम समझना चाहते हैं कि हथियारों की खरीद बिक्री भी प्रभावित हुई है। अमेरिकन मेड जो आते थे हथियार, हम तो अपना बनाने लगे, बड़े पैमाने पर सब कुछ बनाने लगे, वह भी एक कारण हो सकता है क्या? और हमारे पास हथियार है, इसके भय से दूसरे देश जो है पड़ोसी या जो भी हमला करना चाहते हैं उनको भी डर लगता है कि नहीं भाई इस पर हमला करेंगे तो ये हो सकता है। जो उन्होंने डराया भारत पाकिस्तान के अभी पहलगाम के मामले को लेकर जो सारा कुछ चल रहा था उस मामले में कि नहीं उसके पास चूंकि परमाणु बम है तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। अरे भाई तो हमारे पास नहीं है क्या? सिर्फ तुम्हारे पास तो है। यह सब जानते हैं कि परमाणु का नुकसान क्या होने वाला है, लेकिन कौन पागल हो जाए इसका तो कोई ठिकाना नहीं है। पागल कौन, पहला पागल कौन होगा इसका तो कोई ठिकाना नहीं है। तो वैसी स्थिति में हथियारों की खरीद से उनकी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा होगा उनको लगता है। देखिए F-35 को लेके बात हुई थी शुरू में। अमेरिका दबाव बना रहा था कि भारत को कि वो फाइटर प्लेन ले वो, लेकिन भारत ने इनकार कर दिया। तो ये उनको बहुत ज़्यादा उनको कसक जाएगी। हाँ, कसक एक लगा कि भाई हम ये इतना बढ़िया ये दे रहे हैं। और दयाल जी इसको टैरिफ से जोड़ सकते हैं क्या? नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है ये उनके स्टेटमेंट में है कि हम लोग खैर अपना तो बना ही रहे हैं, लेकिन हम लोग आर्मामेंट्स खरीद रहे हैं आजकल रशिया से। तो उसको लेकर के उन्होंने कहा है ये चीज़ उसका कि बैकग्राउंड तो वही है। जो रशिया से आप ले रहे हैं आर्म्स एंड एमिनेशंस और एनर्जी। रशिया से तो हम लेते ही रहे हैं, पहले एनर्जी भी लेते रहे हैं और हथियार भी लेते रहे हैं उससे। तो ऐसा अब कोई वो नया चाहते हैं कि उनसे हम लोग लें। नहीं, उनसे भी लेते रहे हैं, हाँ। इससे ज्यादा लेते रहे हैं, इसलिए कि दोनों के रेट में बहुत फर्क हाँ। रहा है। हम लोग फ्रांस से भी लेते रहे हैं। और रशिया से हमारा ट्रेड रूबल एग्रीमेंट है और बाकी सारा ट्रेड डॉलर के टर्म्स में होता है। तो जैसे नीलू बता रही थी या सर भी बताए कि हम लोगों का जो डेफिसिट होता है यूएस के साथ, तो वो यूएस के डेफिसिट के कारण क्या है कि उनके पास सामान पहुंचा हुआ है और डॉलर हमारे पास है। तो डॉलर तो बेसिकली अब रुपये ये है पेपर करेंसी है। तो जिसको कभी आपको क्रिप्टो करेंसी भी कहीं प्रभावित कर रहा है क्या? पूरे इस मामले में क्रिप्टो करेंसी कहीं है क्या? अभी नहीं, वो कहीं देख रहा था मैं, कोई न्यूज़ देख रहा था उसमें अब ये खबरों में आया था कि पाकिस्तान को वो क्रिप्टो सेंटर बनाना चाहते हैं ट्रम्प, और जिससे कि क्रिप्टो का बिजनेस वो पाकिस्तान में रख सके। तो ये थोड़ी सी बात आई थी, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ नहीं, कहीं हमने देखा था इसीलिए हमको लगा कहीं वो भी है क्या। हाँ, ये बात आई थी, लेकिन ये तो कोई कंफर्म करेगा नहीं कि हम क्रिप्टो में करना चाहते हैं। लेकिन ये बात उछली थी कि पाकिस्तान में वो क्रिप्टो का अपना ये बनाना चाहते हैं। अभी आप लोग भविष्य क्या देख रहे हैं? कुल मिलाकर के टैरिफ का जो चल रहा है उस पर क्या भविष्य देख रहे हैं? अभी कुछ बहुत सर्टेन नहीं कहा जा सकता है जब तक कि ये ट्रेड निगोशिएशन जो हमारा है वो फाइनल नहीं हो जाए। तो अभी हम लोग जैसे ट्रेड निगोशिएशन में लगे हुए हैं, तो उसमें लगता है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट से उसके बाद वो लोग 15 से 20% के आसपास टैरिफ करेंगे। निर्यात हो रहा है, जो यहाँ से निर्यात कर रहा है, वो तो हमेशा संशय में रहेगा ना कि पता नहीं वहाँ पर डॉक पर हमारा रोक दिया जाए। अभी संशय में है, इसीलिए अभी हमारा रोक दिया तो हमारा क्या होगा? अभी एक्सपोर्ट जो अमेरिका में हो रहा है वो अफेक्टेड है। दूसरा अगर हो सकता है, एक ये है कि हमारा निगोशिएशन हो और वो टैरिफ 15 से 20% कर दें, और ये जो इन्होंने कहा है कि हम पेनाल्टी लेंगे, ये वाला थ्रेट हटा दें। सबसे बड़ा अभी हम लोगों को थ्रेट पेनाल्टी का है, जिसको कि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। दूसरा जो हो सकता है कि अगर मान लीजिए ऐसा ही एडमेंट रहेंगे तो नए सोर्सेज सर्च किए जाएंगे। तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि अब नए सोर्स सर्च कर रहे हैं कि हम लोग ठीक है यूएस में कम सामान बेचेंगे और यूरोप में ज़्यादा बेचेंगे या दूसरे कंट्रीज़ में ज़्यादा बेचेंगे, इस तरह का। नहीं, वही मैं शुरुआती दौर में यही कह रहा था कि हमारे पास ये गुंजाइश हो सकती है क्या? बिल्कुल कि हम ग्राहक बदलें। बिल्कुल सर। नहीं, इतना शॉर्ट टर्म में नहीं पॉसिबल है शायद। क्राइसिस में शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटी तो हम कुछ लोग भी नहीं हो तलाश सकता सकते है। हैं। शॉर्ट टर्म में इसलिए कि एक जो बना हुआ ढर्रा, उस ढर्रे से लौट करके आकर नया सारा कुछ शुरू करने में, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से लेकर के उसके साथ निगोशिएट करना खेल थोड़े है कि खिलौना हम बनाए और खिलौना तोड़ कर फिर दूसरा खिलौना बना दिए। अभी अमेरिका आपका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अभी भी है, तो कहीं ना कहीं उतना ट्रेडिंग मैं भी वही कह रहा हूँ कि खिलौना नहीं है, बड़ा कंट्री। और शॉर्ट टर्म में सर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म हम लोग रीओरिएंट कर सकते हैं। क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी हम लोग तलाश सकते हैं। ये सही कह रहे हैं, मार्केट तो हम लोग तलाश करेंगे। तो मार्केट तो हमारे लोग तलाश कर ही रहे होंगे। हम कह रहे हैं कि एक गुंजाइश ये है, शुरू में ही हमने कहा कि ये गुंजाइश हो सकती है कि हम जो चीज़ें बना रहे हैं उसका प्रोडक्शन कम करके जो दूसरे बाजार में चीज़ें हैं उसको बनाना हम शुरू कर दें। तो शायद लॉन्ग टर्म की बात कर दी है,
इमीडिएट में आपको क्या करना है कि जो आपका प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, जैसे मैंगो आपका वापस कर दिया गया, तो आपने उसका मार्केट तलाश तो किया ना, उसको तो आपने वेस्ट नहीं होने दिया। ठीक वैसे ही मान लिया जाए कि आपका किसी को अगर राइस लगता है है कि हम वहां से लौटा रहे हैं तो लाने में हमारा सामान बर्बाद हो जाएगा, तो उसको वेस्ट करना पड़ेगा, डुबोना पड़ेगा ना। ये भी हाँ, तो नौबत है ना। वो भी बात सही कच्चे कह माल रहे के मामले में तो ये भरपूर गुंजाइश है। पेरिशेबल आइटम के वो मामले पेरिशेबल से। में होगा ही। वैसे बासमती राइस है, उसका मार्केट तलाश कर सकता है। अब जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसमें अब कहना मुश्किल है कहाँ पर खपत होगा। अमेरिका में तो हो रहा है खपत ऑलरेडी आपका। हर देश का अपना कुछ ना कुछ पहले से लिंक बना बाजार हुआ जो है। इस ग्लोबलाइजेशन के बाद बाजार पूरा विश्व तो एक बाजार ही बना हुआ है। हाँ। और किसी रूप में उस ये नहीं है, दोस्त नहीं है, सिर्फ बाजार के रूप में एक दूसरे के दोस्त हैं और बाजार ही एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, बाजार ही तलाश रहे हैं। होता ये है कि हम कोई भी इंडिविजुअल जो है जहाँ कुछ चीज़ें अच्छी लगने लगती है तो वहाँ जाके सट के खड़ा हो जाता है। व्यापारी जो हमेशा तलाशते रहता है कि नहीं कब भी ये कह देगा, धोखा दे देगा या कब धक्का दे देगा, कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए दूसरा भी पार्टनर तलाश के रखो ताकि हमारा माल यहाँ नहीं बिक रहा है तो उसके पास जाएंगे, थोड़ा कम रेट में बेचेंगे। जैसे कि हम लोग बहुत सस्ते मार्केट में यहाँ देखते हैं, दवा के मामले जेनरिक दवा की बात आपने की, कपड़ों के मार्केट में 200-300 रुपये में सिला सिलाया कपड़ा मिल रहा है भाई। हाँ, मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है 200-300 रुपये? 200-300 रुपये में कहीं भी किसी दुकान में चले जाइए कपड़ा नहीं मिलेगा कपड़ा नहीं आपको। मिल पाएगा। सिलाई 300 रुपये है, मिनिमम सिलाई 300 रुपये शर्ट की सिलाई, और 300-250 रुपये उससे भी कम है, 200 रुपये में कपड़े मिल जा रहे हैं। तो वो जो वो नहीं ले रहे हैं, जो किसी कारण से खामी निकाल दे रहे हैं, वही सारे कपड़े हैं जो यहाँ करके बन करके बिल्कुल। मार्केट में बिक रहे हैं। एक अच्छी बात ये हुई कि आपका यूके के साथ में FTA हो गया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो कहीं ना कहीं आपको एक रेडी एक मार्केट मिल गया जहाँ की आप अपना फ्रेंडली टर्म्स में आप अपना सामान वहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो कभी सवाल पूछते हैं आपसे इस तरह का, जो इस ट्रेड का क्या हो गया, आप लोग बताती जी पढ़ाती सर, हैं? हाँ पूछते थोड़ा हैं थोड़ा कि फ्यूचर क्या है। जानना चाहते हैं कि हम हाँ, खड़े कि मैम कहाँ इसका हैं। इम्पैक्ट बिल्कुल वो पूछते हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा, तो हम लोग उनको वही बताते हैं कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव होगा। अभी जैसा प्रोजेक्शन चल रहा है कि जीडीपी में 0.2 से 0.5% की कमी आएगी इस फिस्कल में। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम स्ट्रेटेजी हमारी सरकार इस तरह की बनाती है कि हम सर्विसेज पे फोकस करें, ब्रेन इंटेंसिव सेक्टर्स पे फोकस करें, क्योंकि हमारे पास में स्किल सेट है, हम उस ऊंचाई पे हैं कि हम अपने स्किल को यूज करके सर्विसेज का एक्सपोर्ट हम बढ़ा सकते हैं, प्लस एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, नए ट्रेड पार्टनर्स खोज सकते हैं। तो ये सब करके मे बी इन द लॉन्ग टर्म हम इस चीज़ को मिटिगेट करें या काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन डिसरप्शन होगा अगर मान Disruption लीजिए ये होगा। ट्रेड निगोशिएशंस, जो कि मुझे लग रहा है कि ट्रेड निगोशिएशंस हम लोगों का सक्सेसफुल हो जाएगा, जिसमें कुछ टैरिफ रेट कम होंगे और ये जो पेनाल्टी का धमकी है वो खत्म हो जाएगा। वो पेनाल्टी दोनों का देश धमकी कोशिश ज़्यादा करेंगे बड़ा कि है। रास्ता निकल आए। हाँ। नहीं, और हम नहीं एक हाइपोथेटिकल सवाल करते हैं आप चारों से। हाइपोथेटिकल सवाल ये है कि क्या हम कंप्लीट एग्रीकल्चर की तरफ लौट करके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ठीक ठाक करके अपने अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकते हैं? क्या उसमें सर्विस वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते, गुंजाइश बना सकते हैं? क्या इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें दूसरे मार्केट में जहाँ डिमांड हो वहाँ जाएँ? इन सब चीज़ों को छोड़ कर कि हमको लगता है कि दिमाग में यह बैठा हुआ है कि बगैर इलेक्ट्रॉनिक के, बगैर हथियार के, बगैर कपड़े के, बगैर इस चीज़ के हमारा नहीं होगा। लेकिन हमारे पास एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा है जहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। नहीं। आज जो कपास है, ठीक है, कपास किसान जो है महाराष्ट्र में बहुत परेशानी में और ये सारा कुछ है, लेकिन हमारे पास है गुंजाइश, तो हम लौट करके भी चीज़ों को दूसरे देशों के लिए, दूसरे नए ग्राहक के लिए हम चीज़ें बना सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जैसे आप हमारा आम लौटा रहे हैं तो हमारे पास दूसरा कोई ये होगा ना, ग्राहक होगा ना जिसको हम ग्राहक आप बेच तो होगा, सकें। बिल्कुल। नहीं, तो इस तरह से कुछ रास्ते तलाश सकते हैं। क्या पल्सी हमारा है, मिलेट्स है, सर बहुत सारे इसमें हम मुल्क को चाहिए। बोलना चाहेंगे जो ग्रोइंग जी। ये कंट्रीज हैं उनकी क्या गति है? सब जगह माल न्यूट्रिशन है, सब जगह भरपूर माल न्यूट्रिशन है, सब जगह एनेमिक लोग हैं, तो हम यहाँ से चीज़ें वहाँ भेज सकते हैं। हमारे यहाँ भी है माल न्यूट्रिशन, तो ये एक रास्ता खोज सकते हैं क्या हम लोग? सर बेसिकली एग्रीकल्चर जो है ये लो वैल्यू गुड्स है और इनकम इलास्टिसिटी जो होती है इनकी ज़्यादा नहीं होती है, इनकम इन इलास्टिक गुड है। तो बहुत सारी कंट्रीज जो एक्सपेंड कर रहे हैं तो इनका एक लिमिट है, एग्रीकल्चर गुड्स हम एक लिमिट के बियॉन्ड हम नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा जौ जो है, जौ का हॉर्लिक्स बना के कितने बेचते हैं हम? कितना जौ लगता है उसमें? Agriculture और processing वो कर जो सकते एक हैं। आलू का बना करके और चिप्स हमको थमाता है 20 रुपए जी, जी। में, वो कितने का बेचता है? तो हम कोशिश तो कर सकते हैं। एमएसएमई को डेवलप कर सकते हैं सर, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में हम कर सकते हैं। नहीं, एक इस वो बीच तो scope हुआ है। भी है ना, इस बीच तो बड़े पैमाने पर स्टार्टअप ग्रुप जो है बड़े पैमाने हाँ, पर बहुत है, से एमएसएमई startup भी बड़े पैमाने पर है। बिल्कुल
जो ये क्या नाम है कौशल विकास केंद्र खोल करके वहाँ से भी लोगों को पढ़ा करके निकाल करके बड़ी संख्या में लोग आए हैं जो कहीं से कोई मैट्रिक का उसके पास वो नहीं है, इलेक्ट्रीशियन है, बढ़िया इलेक्ट्रीशियन है, बढ़िया प्लम्बर है, अपनी मैंने अपना परिवार चला रहा है उसी से पढ़ कर कौशल विकास केंद्र से। सबके नहीं हम कह रहे हैं, कुछ जगह के बारे में हम जानते हैं जहाँ हमने देखा है कि कुछ जगह से वो पढ़ करके आ रहे हैं, बड़ी बढ़िया कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में एक से एक काम कर रहे हैं वो, गवर्नमेंट का कौशल विकास केंद्र गजब का काम। अभी आपको एक मैं मनोरंजक बात बताता हूँ। ये कोल्हापुरी चप्पल को लेकर उसकी डिजाइन प्राडा ने कॉपी की। वो तो बाजार से गायब हो गया था, बीच में बाजार से गायब था वो। गायब तो था ही, लेकिन प्राडा जो अमेरिका में बेच रहा था कोल्हापुरी चप्पल, वो $1680 में बेच रहा था, ठीक है, और कोल्हापुरी का कहीं नाम नहीं था। तो बाद में प्राडा के लोग आए थे कोल्हापुर, अभी वो सब देख उख के गए हैं और एक असेसमेंट किया है उन्होंने कि नहीं, जो ये आपका कॉपीराइट का मसला है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो आपको हम देखते हैं कि कैसे इस सेल्स में से आपको दिया जाए। तो एक तो ये है कि जैसे कोल्हापुरी चप्पल मान लीजिए, तो हम लोगों को वो मैंने क्वालिटी कंसस थोड़ा होना पड़ेगा, क्वालिटी कंसस होना बहुत जरूरी है कि अगर जो हम कमीजें बनाते हैं वो या कपड़े बनाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम्पीट कर सकें, वो ये एक बड़ी ज़रूरत होगी उसमें। नहीं, क्वालिटी कॉन्शियस के भी नमूने हमारे यहाँ हैं, एक से एक हॉस्पिटल्स हैं, हाँ, स्टार हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्टेड है, तो हम अपने हॉस्पिटल को उस तरह से बना सकते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। उनके हमारे पास रास्ते नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, हाँ। यही है जो कि देख करके हम चीज़ों को बना सकते हैं। अब लालटेन गायब हो गया था, लालू प्रसाद जी लालटेन बेच रहे हैं प्रदर्शनी के लिए लोग लालटेन लगा के निकल रहे हैं ना, तो रास्ता तो निकल सकता है। हम चूंकि उतना दूर तक नहीं जा सकते जितना दूर तक आप लोग सोचेंगे कि भाई टैरिफ के बढ़ने घटने से जो नुकसान होगा ट्रेड का, फिलहाल वो ट्रेड का नुकसान और ये फायदा क्या होने वाला है, और इससे मुल्क की अर्थव्यवस्था कितनी बुरी तरह प्रभावित हो सकती है कि हमारे ढेर सारी नौकरियां चली गई, ढेर सारे लोग बेरोजगार हो गए, उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे, ये भी तो हो सकता है। ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जैसे गारमेंट्स में आपका ऑलरेडी बहुत सारे बेरोजगार हो चुके हैं, गारमेंट इंडस्ट्री में बेरोजगारी आ चुकी है। जो मैडम बोल रही थी, नीलू जो बोल रही हैं कि एग्रीकल्चर में आप जो पॉइंट दिए, इसमें इनकम इलास्टिसिटी लो है, और बेसिकली आपको करना ये है कि वैसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होगा एग्रीकल्चर में भी जिसका इंटरनेशनली डिमांड हो। जैसे जैपनीज़ मैंगो है, बहुत कॉस्टली होता है, उसका नाम तो भूल रहे हैं, और यहाँ पर बिहारी में कोई उसको ग्रो कर रहा है, एक मैंगो का दाम करीब 1 लाख के आसपास होता है। अब सोचिए, उस तरह का आप कर सकते हैं। फिशरीज है, नहीं, हमारा सहजन जो है, सहजन कोई नहीं पूछता था, आज सहजन की स्थिति है कि सब्जी वाला सहजन का समझाता है कि इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है। आपको मेडिसिन उसको 150-200 रुपए में बेचता है। हाँ, तो वो खरीद के लाता है 10 रुपए, लेकिन बेचता है 150 से 200 रुपए। तो ये चीजें तो है ना हमारे यहाँ। मोरिंगा फ्लावर्स काफी डिमांड में है, ऑर्गेनिक आपका तो है ही, ऑर्गेनिक में तो पतंजलि साबित कर दिया इस बात को, कितना जल्दी टर्नओवर बढ़ा है। तो आप चाहें तो नहीं, हम ऑर्गेनिक में कर सकते हैं, दूसरी तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं, डाइवर्ट करके अपने बिजनेस को ले जा सकते हैं। वो तो ऑप्शन हमेशा है। एक तो ऑप्शन हमको ये रखना चाहिए, हमेशा ऑप्शन रखना चाहिए कि अगर वो टैरिफ लगाता है, पेनल्टी लगाता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, क्या गुंजाइश हो सकता है, क्या दयाल जी? हाँ, एक्चुअली है, समय लगेगा उसमें। और दूसरा क्या है कि अब कोई भी एक प्रोडक्ट अगर आप देखें तो एक जगह नहीं बन रहा है, उसमें कई जगह से वो आ रहे हैं, एक पूरा सप्लाई चेन है। जैसे शर्ट की बात करते हैं तो उसका कॉलर हो सकता है कि बांग्लादेश से आ रहा हो, उसमें बटन्स कहीं और से आ रहे हो, तो पूरा सप्लाई चेन भी है ना। बटन अब लगाने वाला कहाँ है, वो तो डालता है और बटन लग जाता है, करके लग जाता है, काज बन जाता है। हाँ, मशीन कहीं और से आ रहा है, तो एक पूरा सप्लाई चेन है। तो शॉर्ट टर्म में अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो शॉर्ट टर्म डिसरप्शन होगा पूरे सप्लाई चेन में। लॉन्ग टर्म में तो हम लोगों को वे आउट निकालना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये रिजॉल्व भी हो जाएगा। ये जो अभी ट्रेड एग्रीमेंट्स चल रहे हैं दोनों देश के बीच, उसमें ये रिजॉल्व हो जाएगा। चौधरी जी, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, दयाल जी तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो हमें लगता है कि ऑप्टिमिस्टिक होने बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा ना। जीने के लिए तो जरूरी है कि ऑप्टिमिस्टिक हो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए भी जरूरी है कि ऑप्टिमिस्टिक हो। मिस्टर ट्रंप जो है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, बहुत ही शख्सियत ही अलग तरह की शख्सियत है, तो उस पर कुछ भी
ये कहना कि हो सकता है हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अभी जो एक कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिला आपको, जैसे उन्होंने मागा की बात की, हम भी तो बात करें इंडिया को आगे बढ़ाएं, सेल्फ एफिशिएंट बनाएं। अपने कंट्री में हम चाहें कि जितना जो भी सामान अमेरिका से हम इंपोर्ट करते हैं, यही एक छोटी चीज हम उदाहरण के रूप में दे रहे हैं। कोरोना में हमने आपदा में अपॉर्चुनिटी ली ना भाई, बिल्कुल। अवसर देखा ना, अवसर देखा, सबसे सही- ज्यादा दवाएं सही- हमने बनाई, पूरी दुनिया को दवा दी। सही बात है, सही हमने बात तो अवसर लिया उसमें, तो ये रास्ते तो हमारे पास है ना, पहले से देखे हुए हैं। है। ये भी उसी नहीं- लाइन पर चलना पड़ेगा, उसी लाइन पर चलना पड़ेगा। एक अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, इसको आप ये करिए, इसमें अपना जो आपके रिसोर्सेज है उसको आप ये करिए, यूज़ करिए ऑप्टिमम वे में। इधर मैंने हाल के ग्लोबलाइजेशन के बाद कहिए तो ग्लोबलाइजेशन के बाद हर्बल पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हुआ। सब लोगों को चाहिए जैविक चाहिए, अजैविक किसी को नहीं। जिसके पास पैसा है वो 150, 200 रुपये, 500 रुपये चावल खरीद के खाने के लिए तैयार है, 150 रुपये आलू खरीद के खाने के लिए तैयार है। हर किसी को लंबा जीना है, स्वस्थ रह करके जीना है। सब सरकार का भी जिम्मा यही है कि लोगों को स्वस्थ रखे, ज़्यादा से ज़्यादा लंबी आयु हो। नहीं तो ये रास्ते तो हैं हमारे पास, इन रास्तों को हम खोज सकते हैं, उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और उसका आपका इंटरनेशनल डिमांड भी है। ऑर्गेनिक जो भी आप ये करेंगे, प्रोडक्ट्स को आप सेल करना चाहेंगे तो वो सेल होगा। अमेरिका नहीं भी खरीदता है तो और जगह उसको लोग नहीं है, purchase डिमांड करेंगे। है, लेकिन उसका सर्टिफिकेशन और ऑथेंटिसिटी वो तो मेजर करके सर्टिफिकेशन। विजय जी ने शुरू में ही कहा कि हमारे पास क्वालिटी मेंटेन करना मस्ट है। क्वालिटी अगर हम मेंटेन करेंगे, जो आपको शुरुआती दौर में याद होगा कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो ISO आया था एक, ISO, नहीं हाँ। हर कंपनी को ISO का सर्टिफिकेट देते चलता था। अरे भाई क्या सर्टिफिकेट दे रहे हो भाई? और उस सर्टिफिकेट को लोग ऐसा इनकैश किया, इतना कमाई शुरू हो गया उसका सर्टिफिकेट का। लेकिन क्वालिटी तो मेंटेन किए बगैर प्रोडक्शन कोई भी प्रोड्यूस जो है बेहतर नहीं बनेगा ना। और पहला कंडीशन वही है। हम जब खोजते हैं कि हमको बेस्ट चाहिए तो दूसरा भी तो खोजता है कि हमको कि बेस्ट best चाहिए, चाहिए। तो बेस्ट तो हमको देना पड़ेगा ना, बेस्ट तो बनाना पड़ेगा। अब देखिए सही बात। दवा के मामले में मतलब FDA की जो साख है, जो वो अप्रूवल देता है, और जितना प्रोसेस उसका स्ट्रिंजेंट है, तो उस पर भरोसा भी लोगों को होता है कि हाँ भाई FDA अप्रूव्ड ये दवा है, तो उस तरह की साख तो बनानी पड़ेगी कम से कम। नहीं देखिए, अभी प्रोफेसर चौधरी ने कहा कि जेनरिक दवाएं बहुत सस्ती पड़ती हैं, हमारा वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाती है। लेकिन अपने यहाँ जहाँ जेनरिक दवाएं बिकती है, इतने खराब स्थिति में दुकानें हैं कि आप वहाँ खरीदने जाइएगा तो छोड़ के चलेगी नहीं, हमको नहीं खरीदना है। जबकि 60% 80% सस्ता है। दवा दुकान की यही स्थिति है, कोनही में कहीं लगा हुआ है कि दवाई दोस्त है, बिल्कुल सब पे डिस्काउंट मिल रहा है। तो पहले ही भरोसा टूट जाता है। पहले ही डूब जाता है। भाई अब वैद्य जी का दुकान खोल के नहीं ना बैठे हुए कि हम चले जाएंगे कि ठीक है भाई हमको भूसी दे देंगे, भूसी से हमारा ठीक हो जाएगा। ये चीज़ें हो सकती हैं। हम ये बने अब समेटने की कोशिश में हैं। हम ये समझना चाह रहे हैं कि कुल मिलाकर के फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप चारों, फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्या फ्यूचर है अर्थव्यवस्था? सर दोनों मेरे क्या? ख्याल से जी जी अभी 3 चीज़ कर सकते हैं इंडिया, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो है कि रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए, प्रतिशोधात्मक टैरिफ, वो एक उपाय हो सकता है, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। दूसरा है कि WTO को अप्रोच कर सकता है। नहीं, अपने ये तो हुआ grievances- कि तुम गोली मारो तो हम तुमको गोली मार देंगे, ये हाँ, ये नहीं, नहीं चलेगा। वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, जिस चाइना ने किया है। चाइना ने वो रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया है, लेकिन वो उस पोजीशन में है कि लगा वो सकता तो लगा है। सकता है ना, लेकिन वो हम तो नहीं उसके लगा बराबर सकते के हैं। मुकाबले में है ना, बिल्कुल। बिन बोले वो सारा कुछ कर लेता है। जी जी, हमारे पास वो ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा WTO में हम अपने ग्रीवांसेस को रख सकते हैं, लेकिन उसकी भी सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। तो तीसरा सबसे अच्छा जो उपाय है, सुगम उपाय है कि हम अपनी पॉलिसीज को रीओरिएंट करें। हम अपने देखें स्ट्रेटजीज हम किस तरह की बनाएं कि अभी जो ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का हिस्सा बस 1.8% ये आने वाले है। दिनों में बिगड़ेगा, जी आने वाले दिनों में बहुत ठीक नहीं होने की गुंजाइश है। जिस ढंग से दूसरे देशों के में भी लोग क्या ना पूंजीपति बन रहे हैं या मेंटेलिटी पूंजीपति की बन रही है, उसमें ये और बढ़ेगा। जी मुझे नहीं लगता है घटने वाला है आने वाले दिनों में। नहीं घटे सब कुछ हम ही को चाहिए, सब कुछ मेरा ही होना चाहिए। बिल्कुल गांधी सर। जी की एक उक्ति है कि इस धरती पर जितने जीव हैं उन सबकी जरूरतें प्रकृति पूरी कर सकती है, लेकिन एक आदमी के लालच को पूरी नहीं हाँ। कर सकती। बिल्कुल। सही बात। तो जब तक हम इस थ्योरी पर नहीं काम करेंगे तब तक तो बात बनती नहीं है। आप किसी को 5 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए का पैकेज दे करके वो करेंगे, 10 की नौकरी जाएगी, 20 की नौकरी जाएगी। बिल्कुल। बहुत सीधी साफ सी बात है। चलिए लास्ट में कंक्लूड कर रहे हैं विजय भाई, क्या उम्मीद करते हैं आप? बस नहीं मुझको निगोशिएशन से चीजें ठीक हो जाएंगी। हाँ निगोशिएशन से नीलू चीज़ें जी। ठीक हो जाएंगी।
आपको लगता है नेगोशिएशन से आने वाले दिनों में यस सर, हाँ चीज़ें ठीक होनी चाहिए। और अगर नहीं होती हैं वर्स्ट केस में अक्टूबर में जो निगोशिएशंस हैं, तो मे भी अगर पॉजिटिव आउटकम नहीं आए तो एक ही उपाय है कि हम अपने जो हैं ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाएं, क्योंकि अभी भी हमारा शेयर 1.8% ही है ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का एक्सपोर्ट्स, उसको हम बढ़ा सकते हैं जी। उसको 2.5 करें या 2% कम से कम करें। सर्विसेज में हमारा जो ग्लोबल शेयर है वो 4.5% है, तो कम से कम सर्विसेज के ऐड पार लाएँ और नए ट्रेड पार्टनर्स खोजें, ट्रेड डाइवर्सिफाई करें। जैसा आपने एग्रीकल्चर गुड्स की बात की, तो एग्रीकल्चर गुड्स में MSMEs को इन्वॉल्व करके हम एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, हमारी इकोनॉमी भी सुदृढ़ होगी और आने वाले टाइम में इसका अच्छा इम्पैक्ट देखने को चौधरी मिलेगा। जी। हाँ, लगभग यही मेरा भी व्यू है कि कहीं न कहीं अभी ये उम्मीद करना कि तुरंत सोल्यूशन निकल जाएगा वो संभव नहीं लग रहा है। तो हमें ग्रेजुअली अपना पॉलिसीज़ को रिफ्रेम करना होगा इस दिशा में लेकर के कि जो भी हमारे प्रोडक्ट जो US से जहाँ हमारा कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रह रहा है कोई भी कारण से, चाहे टैरिफ के चलते हो, तो हम उसको डाइवर्सिफाई करें और देशों में बेचने का प्रयास करें और अपने यहाँ जो हमारा ऐसा प्रोडक्ट्स को हम ये करें, डेवलप करें जो कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड के इसमें फील्ड में जो डॉक्टर नीलू बता रही हैं, हमारा कुछ शेयरिंग और बढ़ जाए। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो होना चाहिए। पहला तो है कि ट्रेड निगोशिएशंस को, कि इस तरह से हम लोग अपने स्थिति को प्लेस करें कि हमारा ट्रेड निगोशिएशन हमारे फेवर में हो जाए। दूसरा है कॉस्ट रिडक्शन हमारे प्रोडक्ट का और उसका क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, कि अगर ये दोनों करते हैं तो टैरिफ उनका जो भी लगे हमारा प्रोडक्ट आसानी से उस मार्केट में बिकेगा, हायर प्राइस पे बिकेगा लेकिन बिकेगा। उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है, उम्मीद पर हम जिंदा हैं और उम्मीद रखनी चाहिए कि यह जो चल रहा है तकरार, यह तकरार कम होगा, टकराहट कम होगी और चीज़ें सुधरेंगी आने वाले नज़दीकी किसी समय में। बीच बहस में आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं तो किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। नमस्कार।